आज हम जो टॉपिक देखेंगे इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। छोटा सा टॉपिक है, बस एक डिस्कशन करना है इस पे कि ये आया कहाँ से। डिस्प्लेसमेंट करंट। अब तक हम सब करंट के बारे में जानते थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और उसको असल में कहते हैं कंडक्शन करंट, बिकॉज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो करंट जनरेट होता है किसी भी कंडक्टर में। तो अब तक के नॉलेज से हमारे पास जो करंट है उसको हम कहते थे कंडक्शन करंट। वायर में कंडक्शन करंट आई कंडक्शन इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है आई। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आया? तो मैक्सवेल जो है उनको इसका पूरा श्रेय जाता है। तो मैक्सवेल ने क्या कंट्राडिक्शन किया, किन बातों पे उसने आवाज़ उठाई उस समय, और लोगों ने क्यों उनकी बात सुनी, इनको जानने के लिए एक बात तो समझना होगा कि अगर कहीं पे भी वायर में करंट है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हैं उसके लिए एक लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि पहले का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैग्नेटिज्म का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में आपको पढ़ना है पहले। तो आखिर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसको जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ? हम सब जानते हैं कि अगर किसी वायर में करंट है और आपको पता करना है कि उस वायर के उस करंट की वजह से, या बहुत सारे करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी वजह से किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, आपको उस पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहला स्टेप क्या करना होगा, पी पॉइंट को आप इनक्लोज करेंगे एक स्मॉल लूप से, और उसके बाद उसके ऊपर आप एरो लगाएंगे ताकि उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे सके उस लूप को। लूप का एक साइड पॉजिटिव मानना होता है, एक नेगेटिव, और उस लूप पे एक स्मॉल एलिमेंट डी एल लेते हैं। और क्या फॉर्मूला होता है एम्पियर्स लॉ का? क्लोज्ड कर्व, यानी कि आपको लूप में काम करना है, ये प्लेन लूप होता है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। यहाँ आई नेट वर्ड ध्यान रखना है, नेट करंट वो होता है जो लूप को पेनिट्रेट करता हुआ जाए, ध्यान रहे पेनिट्रेट करता हुआ जाए। तो ये था एम्पियर्स लॉ। तो भाई अगर मान लीजिए किसी वायर में करंट है, इसको ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए एक वायर है जो किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, एक मान लो चार्जिंग और मोड में लगा है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ये क्यू कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। ये करंट जा रहा है। मान लीजिए ये पी पॉइंट जो इस वायर से आर दूरी पे है, इस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट को आपने लेके इनक्लोज किया, एक एरो लगाया ताकि इस लूप को आप एक डायरेक्शन दे सको, जिधर करंट जा रहा है उसी को हम पॉजिटिव मानते हैं। एक एलिमेंट हमने डीएल लिया। तो इसके हिसाब से एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करेंट। यहाँ नेट करेंट जो पेनिट्रेट करते हुए निकले, जो आपने लूप बनाया इसमें वायर जो निकल रहा है वो आई करेंट निकल रहा है। बी तो बाहर हो जाएगा फिलहाल के लिए। डी एल जो है, अगर आप लाइन इंटीग्रल में डी एल डी एल डी एल जोड़े सर्कुलर लूप में तो आपका हो जाएगा 2πr, होगा ना, एक सर्कुलर लूप में जिसका रेडियस आर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो बी का वैल्यू आया म्यू बाई 2π। लॉ का यूज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो मैक्सवेल ने यही आवाज़ उठाई कि भाई अगर आप ऐसा लूप ले रहे हैं तो सेम सवाल में हम लूप बदलते हैं। क्या किया मैक्सवेल ने, वही कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, पॉइंट वही है, इसमें करंट जा रहा है आई। इन्होंने क्या किया कि लूप कुछ इस तरह से लिया, पी पॉइंट को यहाँ तो इन्होंने क्लोज कर इस तरह से सर्कुलर रेडियस आर का लिया, और एंड जो किया वो इस तरह से कुछ कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में किया। तो असल में करंट एंट्री तो कर रहा है, लेकिन कैपेसिटर के प्लेट के बीच में तो कोई करंट नहीं होता, कम से कम उस समय के नॉलेज के हिसाब से, जब लोगों को पता नहीं था कि भाई जहाँ वायर है वहीं तो करंट होगा। कैपेसिटर के बीच में तो कोई भी वायर नहीं है, प्लेट्स के बीच में, तो वहाँ करंट कहाँ से डेवलप होगा? बाहर में कंडक्शन करंट तो है ही। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट करंट तो जीरो हो जाएगा। नेट करंट जो पेनिट्रेट करके निकले, करंट तो निकल ही नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ तो बीच में करंट है नहीं। यहाँ पे दिख रहा है ये जगह पे, यहाँ पे। इसलिए इस बार इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल का वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट का वैल्यू जीरो, और उसी पी पॉइंट पे जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट आई बाई 2πr, अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है भाई, कंट्राडिक्शन। यहाँ कुछ गड़बड़ी था भाई, क्या गड़बड़ी था उसको समझते हैं। तब मैक्सवेल ने क्लियर किया कि देखिए कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हैं, एक में प्लस क्यू चार्ज है और एक में क्या चार्ज है, माइनस क्यू, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, एरिया ए किसका है, प्लेट का, बाई में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक आ गया यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो क्यू का वैल्यू चेंज होगा तो ई का वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे अगर क्यू चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डेल्टा एस। यहाँ ई इंटू ए लिख रहे हैं cos 0 1, ई का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए।
ए से ए कैंसिल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, ये आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स का वैल्यू हुआ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि Q चेंज कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट कहाँ से होगा, ये तो वेरिएबल फ्लक्स है और ये क्योंकि वेरिएबल फील्ड की वजह से आया है। अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर भी करेंगे डी फाई बाई डी टी और इधर होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट तो होगा नहीं, ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब कि डी क्यू बाई डी टी कितना आया, डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। फाई यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना कि मैग्नेटिक, ध्यान रहे यहाँ छोटा सा ई लिख सकते हैं आप। ये डी क्यू बाई डी टी जो आया, डी क्यू बाई डी टी तो करंट होता है, यानी ये तो करंट है आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। लेकिन ये जो करंट आया, ये जो आप टर्म देख रहे हैं, ये बड़ा प्यारा सा टर्म आया आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये टर्म ना तो किसी वायर में करंट की वजह से आया है, ना तो किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आया है, यानी ये कंडक्शन करंट तो है नहीं। ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, और कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है यानी एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट पैदा हो रहा है तो लोगों ने उस समय इसका नाम, असल में उन्होंने कहा कि फील्ड ही डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस्ड फील्ड है, और इसलिए इस करंट का नाम उन्होंने रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, या आपको ये बताना होगा, आप करंट एक नहीं दो तरीकों से प्रोड्यूस होता है। पहला मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी कंडक्शन करंट, किसी वायर में चार्ज पार्टिकल मोशन में आएंगे तो वो कंडक्टर में अगर आते हैं तो वो कंडक्शन करंट होता है। और अब आपको याद रखना है कि एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक करंट पैदा कर सकता है। तो द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, और पहले से हम जानते थे एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एम्पियर की इस खोज के बाद अब जो फॉर्मूला बना इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, इसमें अब म्यू नॉट टाइम्स में आई नेट में अब दो करंट यूज होते हैं, आई कंडक्शन और आई डिस्प्लेस्ड, जहाँ की म्यू नॉट टाइम्स आई कंडक्शन तो वही करंट होता है जो वायर में है, और आई डिस्प्लेस्ड का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का मेन फॉर्मूला अब ये यूज होता है, और इसीलिए इस इक्वेशन को कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो आप में से मैक्सिमम लोग ये जानते थे, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट करंट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ होता है और कई लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट नाम जो उनका दिया गया है तो वही हम लोग कैरी कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम पहले उन्होंने दे दिया, उन्होंने कन्फ्यूजन में फोर्स समझा, बाद में पता चला ये पोटेंशियल है, इस तरह से। खैर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी के बाद पता चला कि वाह, एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता था, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा। मतलब एक ने दूसरे को ताली देके आगे काम करना शुरू किया, एक हम तुमको प्रोड्यूस किए तो हमको प्रोड्यूस करो, फिर हम तुमको करेंगे तो फिर तुम हमको प्रोड्यूस करो, और इस चक्कर में वेव आगे बढ़ता है। इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी से उसका बेस तैयार हुआ, ईएम वेव मैक्सवेल ने खोजा। 50 साल की अपने एज में काफ़ी कुछ खोज के निकल लिए, और इसके बाद काफ़ी इक्वेशन चेंज करना पड़ा भाई। जितना जितना इक्वेशन जहाँ जहाँ भी क्लोज लूप का बात आया हर जगह अब तो भाई वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखा जाने लगा, तो इसीलिए मैक्सवेल के 4 इक्वेशन बने। और फिर उसके बाद जगदीश चंद्र बोस कलकत्ता में भी अपना एक्सपेरिमेंट किए मैक्सवेल के इस खोज के जस्ट बाद, और उन्होंने भी ईएम वेव लैब में क्रिएट किया, कुछ दूर तक भेजा उसको। लेकिन दूर तक भेजने का पहला श्रेय किसको गया, मार्कोनी को, रेडियो की खोज, यानी कि दूर तक ईएम वेव भेजा। आज तो ईएम वेव पूरा दुनिया फैला हुआ, और लाइट भी एक ईएम वेव हुआ, उसके बाद ही लोग को पता चला। तो ये टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, और करंट दो तरीकों से पैदा होगा ये याद रखना है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने एक छोटे से टर्म को समझा। अब अगले वीडियो में एक और ऐसा ही एक कोई भी टर्म जिसको कि बेसिक से समझना आसान पड़े हमें, और उससे फिर सारे कॉन्सेप्ट बन जाए, उसको लेते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही।